Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the MCQ revision series and this is part 6 of the revision series. ठीक है, इससे पहले 5 पार्ट आ चुका है ऑलरेडी यूट्यूब पे। वो पहले वो कंटिन्यू करना, उसके बाद पार्ट 6 पे आना, ताकि आपको जो कंटिन्यूटी रहे वो बना रहे। ठीक है, तो आज जो हम रिवीजन सीरीज का जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली बेस्ड है एक चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है तो मैं आपको ठीक से समझा देता हूं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो ये जो बॉडी है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसका जो चेयरमैन है ये प्रेसिडेंट मैम जो किसको अपॉइंट करती है एज ए चेयरमैन। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो यहाँ पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, देखो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है ना ये एक एडवाइजरी बॉडी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्लानिंग करने की एक बॉडी है। ठीक है, जो कि बना था 1971 में, एक एक्ट आया था, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। ठीक है, तो उस एक्ट के जरिए देखो नाम पे ही पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, दैट मीन्स एक काउंसिल बनाया गया था जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका अच्छे से प्लानिंग हो सके। ठीक है, तो ये 1971 को बना था और इसमें 8 मेंबर थे। कौन कौन थे? जो 8 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, वो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है, तो इस जो काउंसिल बना था, इस काउंसिल में कुछ मेंबर थे, कॉम्पोजिशन। ठीक है, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं? देखो मेंबर, ठीक है, मेंबर हो सकते हैं जितने भी ये 8 स्टेट्स है ना, उसके जितने भी गवर्नर है वो मेंबर होगा। जितने भी चीफ मिनिस्टर है 8 स्टेट्स के, 8 चीफ मिनिस्टर, वो उसका मेंबर होगा। उसके बाद 3 मेंबर को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करेगा। ठीक है, और एक होगा चेयरमैन, एक होगा वाइस चेयरमैन। ठीक है, देखो अब ये जो एक्ट आया था, मैंने आपको बोला 1971 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट। ठीक है, इसमें एक सेक्शन था जिसका नाम था सेक्शन 3। जैसे आपके जो बुक में चैप्टर होते हैं ना, सेक्शन चैप्टर वाइज जो सेक्शन ऊपर लिखा होता है, तो वैसे ही एक्ट में भी ये सेक्शन होता है। तो आप सेक्शन 3 पे लिखा हुआ था एक चीज कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो अपॉइंट करेगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन होगा। ठीक है, हालांकि वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया कि चेयरमैन कौन हो सकता है, वहां पे सिर्फ बोला कि चेयरमैन जो होगा वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। ठीक है, तो अब आता है ट्विस्ट 2018 में। ठीक है, जो कैबिनेट था हमारा, कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि हमारा जो यूनियन होम मिनिस्टर है, दैट मीन्स अमित शाह जी, ठीक है, वो होगा ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, तो उसके बाद से इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो असली ट्विस्ट यहां पे आता है। यहां पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखो कौन हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन है वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। 8 स्टेट्स है, 8 में से कोई एक चीफ मिनिस्टर इसका चेयरमैन हो सकते हैं। वन ऑफ द गवर्नर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड वन ऑफ द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। देखो हालांकि ये चारों ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। ठीक है, और इसका जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? जो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट होगा वो होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जो एसएसएलसी एग्जाम है उसमें पूछ चुके हैं ऑलरेडी ये लोग। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए
तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा और जितना भी मार्क आपको सबको इक्वली मिल जाएगा। अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक करके आओ तो ये क्वेश्चन कैंसिल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये मुझे अगर एसएसएलसी देना था तो मैं ये ऑप्शन टिक करता, वन ऑफ द गवर्नर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हालांकि चार ऑप्शन गलत है, मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है, तो ये आप ध्यान पे रखना, कौन होगा? यूनियन होम मिनिस्टर होगा इसका चेयरमैन। ठीक है, चलो मूव करते हैं अब। उसके बाद हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसका जो पहला सिटिंग पे कौन प्रेसिडेंट था, कौन प्रेसाइड किया था उस मीटिंग को। ठीक है, तो चलो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं पहले। देखो 1945 में इंग्लैंड पे इलेक्शन हुआ था, यूके पे इलेक्शन हुआ था, आपको पता है, मैंने आपको समझाया था। उस इलेक्शन में कौन जीता है? लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। ठीक है, तो 1946 में लेबर पार्टी ने डिसाइड किया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने फील किया कि इंडिया के लिए नेसेसरी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इसकी वजह से लेबर पार्टी ने एक कैबिनेट मिशन भेजा था, आपको पता होगा, कैबिनेट मिशन इंडिया पे भेजा था 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन का मेन एम ही था कि इंडिया के लिए कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपरेशन किया जाए। ठीक है, उसी आधार पे कैबिनेट मिशन ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। तो ये जो असेंबली बना, इसका जो पहला सिटिंग था, फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को एक पहला सिटिंग हुआ था और इस सिटिंग में किसने प्रेसाइड किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा? ये होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 3 सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। Who among the following persons was not the member of the drafting committee of the Constitution of India? ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि इनमें से कौन सा पर्सन नहीं था उस ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, चलो फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पहला सिटिंग हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया ताकि इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जा सके। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था? ड्राफ्टिंग कमेटी बना था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर था, उनमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है? देखो मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी का जो 7 मेंबर थे। पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उसके बाद थे एन गोपालास्वामी अयंगर, उसके बाद थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद थे के एम मुंशी साहब, उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, उसके बाद थे एन माधवा राव, उसके बाद थे डीपी खैतान। ठीक है, ये 7 मेंबर थे। तो एन गोपालास्वामी अयंगर ये भी थे प्रेजेंट, के एम मुंशी ये भी थे प्रेजेंट, जवाहरलाल नेहरू ये प्रेजेंट नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बाकी जो 3 देख रहे हो आप, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, एन गोपालास्वामी अयंगर भी थे, मुंशी जी थे, एन खैतान जी भी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आप ये 7 नाम को मतलब याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आपके एसएसएलसी एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखो, which word was incorporated in the preamble of Indian Constitution through the 42nd Amendment in 1976? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1976 में 42nd बार अमेंड किया गया था। ठीक है, उसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड इनकॉर्पोरेट किए थे, नए इंक्लूड किए थे वहां पे। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा वो वर्ड था? देखो, सोवेरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट।
ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सोशलिस्ट। ठीक है, 3 वर्ड को इंक्लूड किया था, एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर, एक था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, आपके बुक में शायद यूनिटी लिखा होगा, तो यूनिटी। ठीक है, तो 3 वर्ड को ऐड किया गया था, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सोशलिस्ट। एक्चुअली सोशलिस्ट का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा रिवीजन करके बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो, सोशलिस्ट एक्चुअली इन्फ्लुएंस होता है सोशलिज्म से। सोशलिज्म, एक्चुअली सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जितने भी कंट्री का रिसोर्सेस है, जितने भी कंट्री का इंडस्ट्रीज है, वो एक कम्युनिटी या फिर जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होगा वो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि अगर स्टेट या फिर गवर्नमेंट या फिर एक कम्युनिटी इसको कंट्रोल करेगा तो लोगों के बीच में इनइक्वालिटी नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगा। ठीक है, जो आपके बुक में भी मीनिंग है कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है, नो इनइक्वालिटी अमंग द पीपल इन रिगार्ड्स टू देयर इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब लोगों के बीच में इनइक्वालिटी कम होगा अगर सोशलिज्म को प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखो 5th क्वेश्चन क्या है, थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज वर्ड्स आर, देखो मैंने जस्ट आपको बोला कि ये 3 वर्ड आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या थे, एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर, एक था यूनिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। सोशलिस्ट का मतलब तो आपको मैंने बता दिया कि लोगों के जो इनकम या फिर लोगों के जो स्टेटस है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनके बीच में कोई इनइक्वालिटी कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको नहीं पता है, मैंने जो हमारा वीडियो था ये चैप्टर का उसमें डिटेली डिस्कस किया। सेक्युलर का मतलब क्या है कि जो इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। ठीक है, इंडिया क्या करता है, हर एक रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट देता है। ठीक है, एंड यूनिटी क्या है कि इंडिया के जो भी सिटीजन है उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एक्चुअली था जो वर्ड, लेकिन आपके बुक में यूनिटी ही मेंशन किया है। इंटीग्रिटी का मतलब भी है कि इंडिया जो है ना, इंडिया का जितना भी टेरिटरी है आपका अपना, वो अनडिवाइडेड है, वो कभी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 वर्ड को स्पेशली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 introduced a federal system in India, introduced a parliamentary form of government in limited form in the pre-independence India। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए कौन सा सिस्टम इंडिया पे आया था। पहला ऑप्शन था फेडरल सिस्टम, जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट आया था उसके थ्रू ही इंडिया पे फेडरल सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली जो एक्ट था ये पास किया था जो यूके के पार्लियामेंट थे उन्होंने पास किया था। ठीक है, और इसी के जरिए इंडिया में एक फेडरल सिस्टम लाया गया था, 2 टियर का गवर्नमेंट सेटअप किया गया था, एक था सेंट्रल और एक था प्रोविंशियल, में जो मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी वीडियो पे। एंड जो सेकंड ऑप्शन है, इंट्रोड्यूस्ड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन लिमिटेड फॉर्म, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि पहला जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया था वो इस एक्ट के थ्रू ही आया था। ठीक है, एंड एक्चुअली ये यहाँ पे बोला, देखो लिमिटेड फॉर्म मतलब क्या है कि इंडिया के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उस टाइम पे उसके पास सारा पावर नहीं था। अल्टीमेट पावर किसके पास था, ब्रिटिश के किंग और फिर या फिर क्वीन के पास था। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं लिमिटेड फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। उसके बाद which one of the following person was member of the drafting committee of the constitution of India। देखो 2 बार ऑलरेडी उन्होंने पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, 7 में से इनमें से कौन सा नहीं होगा, होगा। ठीक है, मेंबर बोला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, ये एक सिर्फ क्या कहे थे, जो फर्स्ट सिटिंग था उसका प्रेसाइड किया था, प्रेसिडेंट था उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जी बिल्कुल, जो थर्ड ऑप्शन है ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, और गोपीनाथ बरदलोई वो भी नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। आप एक काम करना, आज ही जाके वो जो 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका जो मेंबर था उनके नाम आपको याद रखना आज। ठीक है, उसके बाद find out the feature of the federal system of India from the alternatives given below। ठीक है, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव्स
एक फीचर है इंडिया का फेडरल सिस्टम का, यह क्वेश्चन में पूछा गया। देखो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। ये तो गलत है, क्योंकि इंडिया के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ जैसे स्टेट जो आसाम है, आसाम के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हम भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया के लिए है नहीं, ये यूएसए के लिए है। यूएसए का जो फेडरल सिस्टम है वहां पे सेंट्रल एक कॉन्स्टिट्यूशन है और जितने भी स्टेट्स है हर एक स्टेट्स के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। एंड द सेकेंड वन इज डुअल सिटीजनशिप, ये भी इंडिया पे नहीं पाया जाता, ठीक है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही है। जैसे जैसे मैं पर्टिकुलरली मैं इंडिया का सिटीजन हूं, ठीक है। मैं आसाम में रह सकता हूं लेकिन पहले मैं इंडिया का सिटीजन हूं। यूएसए में अलग होते हैं। जैसे यूएसए में केस में क्या होता है, जैसे आप यूएसए का एक सिटीजन हो और यूएसए में कौन से स्टेट्स पे आप रहते हो, जैसे लॉस एंजलिस, वहां का भी आप सिटीजन हो। तो दो टाइप के सिटीजनशिप वहां पे पाए जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं होगा कि आसाम का सिटीजन हूं और इंडिया का भी सिटीजन हूं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया का ही सिटीजन हूं, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई थिंक ये होगा, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो, वाई इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिगार्डेड एज अ बेटर चॉइस ओवर द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जो अदर टाइप से गवर्नमेंट होता है, जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है, उनसे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इट प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। जी बिल्कुल, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उनमें इक्वालिटी ज्यादा प्रमोट होते हैं, लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। जैसे आप अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन 18+ होता है तो उसको वोट करने का इक्वालिटी दिया जाता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी दिया जाता है, यहाँ पे सोशल इक्वालिटी दिया जाता है। हालांकि ये जो टर्म्स है मैंने ऑलरेडी वीडियो पे डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद देखो, इट एंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थोड़ा जो सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो थोड़ा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे देना चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देखो आप जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करो, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, और दोनों कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होता है, ठीक है। इकोनॉमिकली ग्रो होता रहा है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी है हमारा देश, और यूएसए भी है। लेकिन इसका जो उल्टा आप सोचो, जैसे चाइना में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं, वहां पे क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हालांकि ये आपको राइट करेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि होना ही चाहिए। कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा भी है जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और जस्ट लाइक चाइना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है लेकिन उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आपको ये दो तो करेक्ट देना ही पड़ेगा। थर्ड वन इज इट प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। तो एक्चुअली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर मेथड देता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी देखो आप, जैसे कहीं कहीं पे ट्रिब्यूनल बना रखा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, तो ट्रिब्यूनल में काम क्या होता है, जितना भी डिस्प्यूट्स होता है, केसेस होता है, उनमें सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छे तरह से रिजॉल्व होते हैं। तो आपको ये तीनों ही करेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या बोला, देखो, मैच द फॉलोइंग विद द एप्रोप्रिएट चॉइसेस। सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये मैंने पहले आपको डिस्कस किया। जो फर्स्ट मीटिंग था वो 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन कब हुआ था, ये 1946 को मार्च पे हुआ था। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया अपडेट्स। देखो, मान लो आप एग्जाम में गए, आपको कुछ नहीं याद है, ठीक है, पहला भी याद नहीं है आपको, सेकंड भी याद नहीं है आपको, थर्ड भी याद नहीं है आपको, फोर्थ आप देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कम इनटू फोर्स। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था इंडिया पे, ठीक है। एक तो जो हमारा जो रिपब्लिक डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो
इनिशिएट हुआ था, उसका फॉर्मुलेशन हुआ था, उसका काम करना स्टार्ट हुआ था फोर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली 26 जनवरी 1950 को, उस डेट से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, ठीक है। अगर आपने किसी भी तरीके से ये जो डी ऑप्शन है इसके साथ आपने 3 को मैच करवा दिया, देखो आप यहाँ पे ऑप्शन में सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो डी के साथ 3 मैच हो रहा है दो केस पे, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा या फिर ये होगा, आपके पास इलिमिनेट कर सकते हो आप पहले सी और डी को। अब देखो आपको थोड़ा सा भी पता है कि देखो यहाँ पे सी के साथ 4 है, सी के साथ 4 है, तो ऑब्वियसली ये सी के साथ 4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको मैंने बोल ही दिया, तो ये किसका होगा, 2 के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, A2 होगा एंड B1 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, A2 B1 C4 D3, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शंस को इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके देखो अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तब भी आप क्या कर सकते हो, ए और बी से 50-50 कर सकते हो, कुछ लोग ए मारेंगे कुछ लोग बी मारेंगे, तो एक तो करेक्ट होगा, तो आपका जो इरोर का पॉसिबिलिटी वो थोड़ा कम हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो आई थिंक यही तक था आपका जो चैप्टर, नहीं इस चैप्टर का और एक पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज 7 पार्ट में, एमसीक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 7 में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट हो आप टेलीग्राम में बता सकते हो या फिर जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी बता सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।